अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 3 निकाल लें। चैप्टर नंबर 3 का पहला पेज। जी वेलकम हाइब्रिड में लेट आने पे। थोड़े से साथ वाले को देखें, एथिक्स की जरूरत महसूस हो रही है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके लिए तो इनएविटेबल हैं। असल में तो आप ही के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, वो तो माशाल्लाह। एथिक्स मीन्स कैरेक्टर्स एंड कस्टम्स। अरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने एथिक्स पढ़े, पता नहीं बंदा कोई लंबी छोड़ी है इसने। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट वन टू स्टडी एथिक्स। उससे पहले लोग अनएथिक, अस्तगफिरुल्लाह, जी बोंगियां मारते हैं। वैसे उसका ख्याल ये था कि भाईजान एक ही ख्याल है थोड़ा वापस आओ। उसका ख्याल ये था कि एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज। ये एक ऐसा इल्म है आपके अंदर कि आपकी हरकतें जो होती हैं आर डन फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड, जिससे आम लोगों को फायदा होता है। तो कहते हैं अगर कोई बंदा ऐसी हरकतें करता हुआ पाया जाए जिससे आम लोगों को फायदा हो, जैसे हाइब्रिड में भी डिस्टर्ब करें एक दूसरे को, तो वो ना करें, तो इससे फायदा हो, तो ये एथिक्स हैं। ये मालूम करने के लिए कि क्या एथिकली अच्छा है एक इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए, अरिस्टोटल की राय ये थी कि 3 खूबियां होनी चाहिए जो कि एक अक्लमंद इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। उसकी ज़िंदगी के अंदर सब्र होता है, हौसला होता है और इंसाफ होता है। लेजिस्लेटिव ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं पाकिस्तान में, लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट। लेजिस्लेटिव ऑफिस एक पब्लिक ट्रस्ट है। लेजिस्लेटिव ऑफिस पाकिस्तान में कमिश्नर के पास है, चीफ कमिश्नर के पास है। लेजिस्लेटिव ऑफिस पब्लिक का आपके ऊपर एतमाद होता है। अगर आप कमिश्नर लग गए हैं तो लोग आप पे एतमाद करेंगे इन एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन। और कुछ भी आप अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए करेंगे थ्रू ऑफिस के अंदर रहते हुए, इज़ अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। यानी आप अपने रिश्तेदारों का अगर टैक्स बचा के देंगे, सो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। पाकिस्तान का आइन ये चाहता है कि जो लेजिस्लेटर है, लॉ बनाने वाला, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जो लॉ बनाने वाला है उसे कोड ऑफ एथिक्स बनाने चाहिए जिसमें वो प्रोहिबिट करे, मना करे इख्तलाफ को बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी कमिश्नर की क्या है? टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, ये उसकी पब्लिक ड्यूटी है। प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? रिलेटिव्स जो उसके जानने वाले हों उनका टैक्स सेव करे लॉ को वायलेट करते हुए। तो द पाकिस्तान का आइन चाहता है कि पार्लियामेंट में ऐसे कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए जो इख्तलाफ को मना करें। जो क्या करें? इख्तलाफ को मना करें। हमने कहा इख्तलाफ किसके दरमियान हो गया? हम तो सुबह सुबह आए हैं, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी से कहां से इख्तलाफ हो गया? कहते हैं पब्लिक ड्यूटी यानी रेवेन्यू हुकूमत के लिए इकट्ठा करना, और प्राइवेट इंटरेस्ट की एक मिसाल दी है मैंने आपको। और कई इंटरेस्ट हो सकते हैं इसमें। तो कई दफ़ा ऐसे हो सकते हैं कि कोई बंदा कह सकता है कि कमिश्नर मैं आपको गाड़ी तोहफे में दिलवा देता हूं तो आप मेरा टैक्स माफ़ करा दें। तो कई प्राइवेट इंटरेस्ट की मिसालें हैं। इन प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर्स। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर्स होते हैं यानी लॉ बनाने वाले, मिसाल के तौर पे MNAs, MPAs और इसी किस्म के लोग, या कमिश्नर्स भी कर ले चलें। ये बल्कि लॉ बनाने वाले तो नहीं होंगे, आप MNA ही समझें कि MNAs, MPAs को चाहिए कि हुकूमत के लिए ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें,
लेकिन वो ऐसे रूल बना सकते हैं कि हमारे इलाके में फलां इनकम माफ, हमारे इलाके में फलां इनकम माफ, तो इस तरह फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। और इसके साथ कोड मेक करना जरूरी नहीं है, मेक करके इनैक्ट करना भी जरूरी है। ये नहीं कि मास्क पहन दो फिर जगह जगह पुलिस को खड़ा भी करो कि जिसने मास्क ना पहना उसके नाक पे हल्का सा डंडा मारे। तो इनैक्ट करना भी जरूरी है। तो इनैक्ट कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट। ये ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट्स जो हैं ये हैं कमिश्नर्स वगैरह, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर वगैरह, इनके ऊपर कोड फिर लगाएं भी। एंड इट्स पॉलिटिकल सब डिविजन्स, और अगर पॉलिटिक्स की बेस पे इलाके लेट आने पे डिवाइड हो गए हुए हैं तो फिर इनका भी कुछ करें, पॉलिटिकल सब डिविजन्स। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स के मोटे मोटे असूल, पतले पतले नहीं, मोटे मोटे। साथ वाले को देखें, पतलो मोटो, अच्छा मादरत ऐसे ही। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम। आदम स्मिथ वॉज द पहला बाबा जी टू डेवलप लिस्ट ऑफ कैनन्स। एडम स्मिथ ने सबसे पहले कैनन्स मालूम किए। बाबा जी ने ये 4 कैनन बताए थे, 1 2 3 4। बाद में इसके शागिर्दों ने कहा बाबा जी कुछ कैनन भूल गए थे। लेटर ऑन सम न्यू कैनन्स वर एडिड। तो बाद में इसके शागिर्द आए, उन्होंने फिर नए कैनन डाल दिए, तो फिर किताब में कैनन कैनन हो गए। These canons help tax legislators, government in constituting a good tax system. The canons of taxation are discussed below. Very nice, you have discussed it for us. बहुत इसकी काफ़ी अरसे से इसका इंतजार कर रहे थे, माशाल्लाह आपने हमें लिए डिस्कस करना शुरू किया। ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स, ये बाबा जी वाले हैं। ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स डिस्कस्ड बाय बाबा जी। उनकी मशहूर किताब थी एक, कोमो के पैसे, कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब है टेबल 1, यानी जो ज्यादा इनकम कमा रहे हैं उससे ज्यादा टैक्स लें, जो कम इनकम कमा रहे हैं उससे कम टैक्स लें। दिस प्रिंसिपल सेज दैट पर्सन हु अर्न्स मोर शुड पे मोर टू गवर्नमेंट एज कंपेयर टू पर्सन हु अर्न्स लेस। एज अ रिजल्ट द पर्सन अर्निंग हाई इनकम should pay tax at high rate as compared to a person who is earning less income. It is one of the fundamental, it is not mental concept. If you remove the funda, then it will become mental. It is one of the mental concept to bring fundamental concept to bring social equality and equal distribution of wealth in country. Canon of certainty, law के अंदर certainty होनी चाहिए या uncertainty होनी चाहिए? अच्छा, शेयर्स का बेचना लॉ में कहां जाता है? कैपिटल गेन में, तो सर्टेनिटी है लॉ में। टैक्स कब जमा कराना होता है? 30 सितंबर को। ज्वेलरी का लॉस माइनस कर सकते हैं? नहीं। बेसिक सैलरी अगर 12 महीने कमाए तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं? यस। तो हमारे लॉ में बहुत सर्टेनिटी है। हमारा लॉ इज अनसर्टन तो नहीं है। अनसर्टन ये लॉ होता है कि उसमें चीजें ही ना लिखी हो, टैक्स जमा कराया करो। अच्छा कब? करा दिया करो। ये तो सर्टेनिटी नहीं लॉ में। तो लॉ में क्या होनी चाहिए? The tax that a person is going to pay should be certain. Everything should be made clear and simple for the taxpayers. तो हमारे पाकिस्तान में है ना पे बाय 30 सितंबर, कब तक पे कर दें? तो ये सर्टेनिटी अल्लाह का शुक्र है। It ensures that taxpayers should have full knowledge about the amount of tax payment, mode of payment, due date. Due date लिख दी मैंने ऊपर। If this canon does not exceed leads to tax evasion, लोग टैक्स फिर मारेंगे। Another aspect of certainty is government is also certain regarding the amount it will collect. हुकूमत को भी फिर पता चल जाता है आमतौर पे कितना टैक्स इकट्ठा होना है, ये भी इसका फायदा होता है। Canon of convenience. The procedure for tax payment should be easy, convenient and taxpayer friendly. The time must be convenient. Time पाकिस्तान में आपको पता है क्या है? 30 सितंबर for the taxpayer, so that he is able to pay tax in time. If the time and manner is not convenient, then it may lead to tax evasion and corruption. Canon of economy. दस कानून बना के 60 अरब रुपया इकट्ठा करें या 30 लॉज बना के पाकिस्तान में
62 अरब रुपया इकट्ठा करें। पहला वाला ज्यादा इकोनॉमिकल है, टैक्स हल्का फुल्का कम इकट्ठा हो गया वो टेंशन नहीं है, इकोनॉमिकल ज्यादा पहले वाला है जिसमें कम लॉ बना के रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो जाए। नीचे 1-2 अरब ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन ऐसे ही फिर टैक्स पेयर को परेशान ही नहीं होगा, चलने पे टैक्स, उठने पे टैक्स, सोने पे टैक्स, बैठने पे टैक्स, इस तरह तो ना करो ना, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। तो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स एक्ट, इस तरह के 10-12 लॉ हो तो बस ठीक है, समझ आ गई बात। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लो द कलेक्शन, ये मेरे ख्याल से ना इट शुड बी फ्यूर, ये मैंने नीचे वाले की मिसाल दे दी है। बेटा आप जरा नीचे आओ, अब तो मैं आ गया हूँ इधर, ये शायद प्रोडक्टिविटी की मिसाल दे दी है। अब इकोनॉमी की तरफ आ जाएं। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट्स दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो एफबीआर के ऑफिस के एक्सपेंसेस लो होने चाहिए। अब मिसाल के तौर पे हमने एफबीआर का ऑफिस है चीचनिया में, सॉरी चिनियोट में, एफबीआर का ऑफिस है चिनियोट में, वहां ऑफिस के खर्चे हुए मिसाल के तौर पे 20 मिलियन और टैक्स कलेक्ट हुआ 19 मिलियन। तो क्योंकि अक्सर दुकानदार ऐसे थे जिनकी इनकम साल की 6 लाख से कम थी, तो उनका टैक्स कलेक्ट जो करने गए वो 19 मिलियन था, और एफबीआर के दफ्तर, बिजली, टाइलें, ये वो, लटरम पटरम, जनरेटर का बिल, ये वो मुलाजमीन की तनख्वाहें मिला के, तो भाई इधर फिर आप जो है वो 4 डालने गए थे चिनियोट के अंदर। तो ये इकोनॉमिकल नहीं पड़ा हमें, अंग्रेजी पढ़ने पहले फिर नोट करें। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट दैट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज, ये 20 मिलियन क्या है, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। वैसे कलेक्शन कितनी हुई है, कलेक्शन टैक्स कलेक्शन 19 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, अभी तो हायर है, इट शुड बी लोअर, ये कम होनी चाहिए। अगर 19 मिलियन टैक्स हुआ है तो ये 1-2 मिलियन होनी चाहिए, फिर तो कोई बचत होगी एफपीआर को। The purpose of collecting tax is to generate revenue for government. If the canon of the collected amount is not government. ये जो पराठे खा के आते हैं ना साइड वाला, कभी दाएं गिर रहा होता है, कभी बाएं गिर रहा होता है। आगे गिर रहा होता है। 2 पराठे खा के आए हैं, हाथ खड़ा करें, 2 पराठे, 1 2 3, हाइब्रिड में 4, और क्या कहते हैं आप लोग, ब्रेड कहते हैं, डबल रोटी कहते हैं, डबल रोटी, डबल रोटी खा के आए हैं, हाथ खड़ा करें जी, डबल रोटी खा के आए हैं। अच्छा, एडिशनल कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस बाबाजी's टाइम। बाबाजी चले गए तो हुकूमतें पागल हो गई, पता नहीं क्या करने लगी। अकॉर्डिंगली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, बाबाजी के जो शागिर्द आए वो बाबाजी से भी मॉडर्न थे, ये फॉलोइंग एडिशनल कैनन्स, पिछले कैनन हमें याद नहीं हो रहे, नए कैनन लेके आ गए। It says that there should be fewer taxes with larger revenues. Fewer taxes with, rather than more taxes with less revenue. इसको 59 अरब कर लेते हैं ना, rather than more taxes with less revenue. नोट कर लें, कर लिया। कितना अरसा हो गया हमें सिलेबस शुरू किए हुए, अभी सफा नंबर 20 पे पहुंचे हैं बस। Taxes imposed should be, sorry, it is better to impose only taxes that are able to produce larger revenues. ऐसे टैक्सेस लगाया करें जो ज्यादा रेवेन्यू कमा के दिया करें।
देखिए साथ वाले की राल टपक रही है, देखिए चेक करें जरा, क्वेश्चन 39 कब शुरू होगा, उसकी राल टपक रही है। आप तो लिटरली देखने लग गए थे कि शायद राल टपक रही है। तो मोर टैक्सेस, कितने लोग पढ़ के आए हैं क्वेश्चन नंबर 39 को? जी, हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जरा, इधर भी पता चले, सिर्फ पहली रो और लास्ट रो और सेकंड रो बस, और इधर वेल डन भाई जी, वेल डन। अब हाथ नीचे कर लें। मोर टैक्सेस टेंड टू क्रिएट पैनिक एंड कंफ्यूजन अमंग द टैक्स पेयर्स। बहुत ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल यार ये अल्फाज जो है ना, ऐसे लोगों ने अब बना लिए हुए हैं, तो हमें तो अल्लाह का शुक्र है अपने ज़माने में पता नहीं होते थे। पैनिक, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये ऐसे ऐसे जवानों ने अल्फाज बनाए हैं। सर मुझे आजकल जो है ना यार हद हो गई है। चलें आगे। मोर टैक्सेस टेंड टू क्रिएट पैनिक एंड कंफ्यूजन अमंग द टैक्स पेयर्स। सारी सोशल मीडिया की गेम है। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, शुक्र सिखाया नहीं तो फिर ये 3-4 चीजें दुनिया में जन्म ले गई हैं। कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, टैक्सेस इम्पोज शुड बी इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक, सो डिविडेंड पर किसी जमाने में 10% टैक्स होता था, फिर डिविडेंड पे 12.5 हुआ, आजकल 15% है, और 2030 में जब हम पढ़ा रहे होंगे, अगर जिंदा रहे दुनिया में, तो शायद उस वक्त 15% है, तो उस वक्त शायद 20% हो गया हो। तो इसको कहते हैं इलास्टिक नेचर का हमारा लॉ है। डेट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड, टैक्स इंक्रीज हो सकता हो और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट। इफ द टैक्स इज इलास्टिक इन नेचर, अगर टैक्स इलास्टिक होगा नेचर में, तो एक तरफ से पकड़ के दूसरी तरफ से पकड़ के लोग खेलेंगे। सॉरी, द गवर्नमेंट कैन इजीली इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ा सकेगी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टैक्स। बड़ी सादा सादा बातें कर रहे तो। एन एग्जांपल ऑफ सच टैक्स कैन बी इनकम टैक्स व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी मच आइडियल इन अकॉर्डेंस विद द कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। सो एग्जांपल इज इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड। सो यू कैन नोट इट डाउन, ताकि हाइब्रिड में पहली रो में बातें हो जाए। मीनवाइल यू कैन नोट इट डाउन, दैट्स नाइस। उस एसी की हवा आ रही है भाई, ऐसी चीज ही खत्म कर दो जिसकी हवा आ रही हो। इसको लाहौर की हवा लग रही है, ये तो और ज्यादा डेंजरस है। देखें जरा साथ वाले को लाहौर की हवा लगता नहीं कि जब से आया है, बचा के रखें वैसे इसको। साथ वाले को लाहौर की हवा लग रही है और जो उसके लिए डेंजरस है, तो इसको शेखुपुरा में जमा करा देंगे हम। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं कि सर ये तो हम पेपर में लिखे आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी, ये लिखना काफी होगा शायद। अच्छा जी, कुछ एरियाज ऐसे होते थे जो नए आते थे लॉ में, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, तो गवर्नमेंट ने कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बेहतरीन मिसाल है सेक्शन 37A। पहले सिर्फ सेक्शन 37 था जो कहता था प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पर टैक्स लगाएं, लेकिन 37A चंद साल पहले आया है, शायद 8-10 साल पहले आया, 2001 में नहीं था, जब 2001 में लॉ बना था। तो उसमें इन्होंने ये किया कि सिक्योरिटीज पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी सेक्शन आया, उसमें 37 का 1A है वो सेक्शन, वो भी जाके देखिएगा, वो भी नया आया हुआ है। तो जिन एरियाज पे पहले टैक्स नहीं लगता था, अगर उन पे टैक्स लगाना चाहें, जब हमने सीए करना शुरू किया था उस वक्त पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे टैक्स माफ था, लेकिन आजकल पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे तो अलग रेट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए सेक्शन 37A का मतलब है हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है। अ फ्लेक्सिबल टैक्स क्विकली एडजस्ट टू द न्यू कंडीशंस। एक नया एरिया हमारे सामने आया कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स लोग बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, इन पे भी टैक्स लगाओ। इफ द टैक्स सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल, न्यू एरियाज विल रिमेन अनटैक्स्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इन पे टैक्स लग रहा है। न्यू एरिया है ना, ये न्यू एरिया है, यानी पहले लॉ में ये नहीं था, फिर डाल दिया गया। ये इसकी मिसाल है।
The system of taxation should be simple. The entire process should be not technical and straightforward. If it is difficult and complicated to understand, then it will lead to corruption. Canon of diversity. डाइवर्सिटी है ना हमारे लॉ में, सैलरी वालों से भी टैक्स मांगा जाता है, बिजनेस वालों से भी टैक्स मांगा जाता है, कैपिटल गेन वालों से भी टैक्स मांगा जाता है, अदर सोर्स वालों से भी टैक्स मांगा जाता है, प्रॉपर्टी वालों से भी टैक्स मांगा जाता है। अगर सिर्फ बिजनेस वालों से मांगा जाता, जैसे कि पुराने ज़माने में जब लॉ बनते थे सिर्फ बिजनेस वाले ही टैक्स देते थे, तो फिर अगर उनका टैक्स कम आता तो फिर मसला हो जाना था, इसलिए सैलरी वालों से भी टैक्स ले लेते हैं, इनसे भी ले लेते हैं ताकि गुजारा चलता रहे हुकूमत का। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। और अगर ये कुछ ना होता तो फिर ये डाइवर्सिटी ना होती, है तो डाइवर्सिटी है। इट सेज दैट गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स। इफ गवर्नमेंट रिलाइज ऑन अ सिंगल सोर्स इट कैन बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी, देयरफॉर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको खबर सुनानी थी खुशी से कि क्या कहते हैं, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, आप मुझे लगता है कि सवाल कर आए होंगे। आप भी वहीं के वहीं हैं, कितने लोग वहीं के वहीं हैं? हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें जो मेरे साथ हैं, वहीं के वहीं हैं जहां छोड़ा था। ये अफसोस वाला हाथ है, इससे टीचर की बैड बुक्स में आ रहे हैं आप लोग। मेरा तो सीए नहीं तो मुझे टेंशन नहीं। अच्छा, it says that government should collect tax from different sources rather than relying on a single source. If government relies on a single source, it can be harmful for economy. Therefore, government introduces both direct and. अच्छा जी, आज हमने एथिक्स पढ़े हैं फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कानून बनाने वालों के लिए एथिक्स। अब हमने एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स नहीं पढ़ने, आज हम पढ़ने लगे हैं एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, एफबीआर। एफबीआर के लिए क्या एथिक्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी। एफबीआर लॉ बना नहीं सकता, एफबीआर लॉ बना नहीं सकता, वो तो पार्लियामेंट में बिल पास होता है। एंड टैक्स लेजिस्लेशन और लॉ बनाना, टैक्स पॉलिसी और टैक्स लॉ बनाना एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है, बट डील्स विद द करंट टैक्स सिस्टम। लेकिन ये करंट टैक्स सिस्टम को डील जरूर करता है। फेडरल बोर्ड इज द मेन एडमिन अथॉरिटी। फेडरल बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेन एडमिन अथॉरिटी है अंडर द लॉ टू मॉनिटर। हाँ, मॉनिटरिंग इसके जिम्मे है, पॉलिसी बनाना इसके जिम्मे नहीं है, लेजिस्लेशन इसके जिम्मे नहीं है, लेकिन लॉ को मॉनिटर करना इसके जिम्मे है। अब एक पेपर में सवाल आएगा 2-3 नंबर का, एफबीआर की पावर्स, खुद या अपने स्टाफ के जरिए हमसे पैसे ले सकता है, हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर सकता है, कैश से एक्रूवल, एक्रूवल से कैश, हमारा टैक्स जज कर सकता है कि कितना बन रहा है, हमारे बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है यानी सीज कर सकता है। वी कैन नॉट विड्रॉ मनी, फिर हम पैसे नहीं निकलवा सकेंगे बैंक से, हमारा बैंक अकाउंट सीज कर सकता है। पावर टू सीज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ताले लगा सकता है, फिर हम घर की चीजें घर से निकाल के कहीं और नहीं जा सकेंगे। ऑब्वियसली तभी होगा जब आप टैक्स ना दे रहे हो। अथॉरिटीज ऊपर वाली पावर को मिस यूज कर सकती हैं। यूज करना तो सही है, मिस यूज ना करें, विच कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग। और अगर इन्होंने मिस यूज किया तो बेचारे टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी का नुकसान होगा और टैक्स पेयर की इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, जेल में भी जा सकता है अगर ये मिस यूज करें। यूज करने पे भी वैसे जेल में जा सकता है, लेकिन लॉ के अंदर रहते हुए यूज करना चाहिए। मिस यूज करने का ये नुकसान है, 1-2 नंबर का ये सवाल भी आ सकता है, यानी 1 और 2 मार्क्स का ये सवाल भी आ सकता है कि एफबीआर वाले अगर अपनी पावर मिस यूज करें तो क्या होगा। So above powers if wrongly used can result in loss of fundamental human rights. So there is a need for ethics. So the tax authority can use the power fairly and with transparency and morality.
ट्रांसपेरेंसी होता है ना, साफ शफाफ, मोरालिटी, गुड एथिक्स होने चाहिए। जाहिद इज रनिंग अ टेक्सटाइल यूनिट एंड टैक्स अमाउंटिंग टू 50 लाख इज असेस्ड अगेंस्ट हिम। उसके बैंक अकाउंट में 10 मिलियन पड़ा है और उसका टैक्स है 50 लाख। ये तो बहुत थोड़ा टैक्स है, बैंक में ऑलरेडी 10 मिलियन पड़ा है। हाउएवर ही हैज टू फुलफिल हिज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, लेकिन उस बेचारे ने बाहर के मुल्क से कुछ ऑर्डर पकड़े हुए हैं, वो उसने डिलीवर करने हैं। ही हैज टू फुलफिल हिज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। अगर वो अपने ऑर्डर फुलफिल नहीं करता तो उसके कस्टमर कहीं और चले जाएंगे, इसकी वजह से उसकी क्रिटिकल पोजीशन हो जाएगी। जाहिद का ख्याल है कि अगर उसे टैक्स ले लिया जाए उसके बैंक अकाउंट को अटैच करके तो इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा। सो ही फाइल्स अ रिक्वेस्ट टू एफबीआर फॉर अलोइंग हिम टू पे द टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स। उसने कहा माना कि मेरे बैंक में 10 मिलियन पड़ा हुआ है, माना कि मेरे बैंक में 10 मिलियन पड़ा हुआ है और तुम लोग मेरे से 5 मिलियन मांग रहे हो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैंने तो उस पैसे को इस्तेमाल करना है बाहर के मुल्क के जो कस्टमर्स के ऑर्डर आए हुए हैं उसके अंदर। अब अगर मैं तुम्हें ये पैसे दे देता हूं तो मैं एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे फुलफिल करूंगा? तो एफबीआर के स्टाफ को चाहिए कि उसे इजाजत दे दे कि उसका बैंक अकाउंट सीज ना करे। जस्टिस एंड इक्विटी डिमांड्स दैट हिज रिक्वेस्ट शुड बी एंटरटेन्ड सो दैट his continuation and prosperity of business would eventually result in payment of better taxes in future। आप उसे थोड़ा सा रिलैक्स कर दें ताकि फ्यूचर में वो परमानेंट बेस पे इनकम कमाता रहे, आपको आइंदा टैक्स देता रहेगा। ये कौन सा भाग रहा है बंदा? लेकिन अगर एकदम आपने टैक्स लेके उसका बिजनेस ही बंद करवाना है तो फिर तो आपको भी फायदा नहीं होगा, फ्यूचर में वो भी परेशान होगा। तो कहना ये चाह रहे कि थोड़ा बहुत अगर वो कह रहे कि मैंने किस्तों में पेमेंट करनी है तो किस्तों में पेमेंट करा दें उसको, खैर है, कोई मसला नहीं। इनकम टैक्स का लॉ, सेल्स टैक्स का लॉ, फेडरल एक्साइज का लॉ, टैक्स अथॉरिटीज टू सेलेक्ट केसेस फॉर ऑडिट, ये तीनों लॉज एम्पावर करते हैं टैक्स अथॉरिटीज को टू सेलेक्ट केसेस फॉर ऑडिट। दिस पावर कैन बी मिसयूज्ड बाय सेलेक्टिंग सम पीपल व्हाइल लीविंग अदर अनऑडिटेड। तो इस पावर को भी ये लोग कभी मिसयूज कर लेते हैं। कुछ लोगों को ऑडिट करते हैं हमेशा और कुछ लोगों का कभी भी नहीं करते। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, देखें साथ वाले को सबसे पहले फेयर होना चाहिए। देखें वो फेयर है, शक्ल नहीं देखनी उसकी, वैसे पूछ रहा हूं, शक्ल देख रहे हैं। फॉर द बेनिफिट, क्रीम लगा दे, फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर एंड कीप अ चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर्स बाय टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज अपने पावर्स को मिस यूज ना करें। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पिलर तो आमतौर पे 4 ही होते हैं एक कमरे में, दाएं बाएं अगर खड़े करें 4 ही हैं, ठीक है। फेयरनेस, टैक्स अथॉरिटीज, एफबीआर, कमिश्नर should try to be fair, neutral and impartial। impartial, neutral एक ही चीज होती है। while administering the law, administering the law या making the law? making the law तो इनका काम नहीं है, इनका काम है administrating the law, administering the law। there should be no discrimination on the basis of race। race का क्या मतलब है? कौमी भी गुज्जर, टीपी भी गुज्जर, टॉमी भी गुज्जर, कौमी भी गुज्जर और टीपी भी गुज्जर। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? कुएं पे खड़े होकर दोनों लड़ रही हैं। तो कौमी भी गुज्जर, टीपी भी गुज्जर, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस एक्ट। ट्रांसपेरेंसी, all proceeding must be transparent and must be seen as transparent। सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। भाई जिनको किताब ला के दें नई, जरा यार एक बुक शॉप से नई किताब मंगवा, और बैग से निकाल रहा है यार भाई तो कीड़े पिंडू आए हैं यार, तेरी मेहरबानी यार। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ और आप भी खड़े हो जाओ। आप बैठे रहो, आपकी मुझे टेंशन नहीं रही, आप दोनों खड़े हो जाओ। मुझे क्यों नहीं बताया कि इसके पास किताब नहीं खोली इसने? अच्छा जी, आई कैप पेपर चेक करा था ट्रांसपेरेंसी से।
लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप तो दावा करते हैं ट्रांसपेरेंसी का, हमें भी तो दिखाएं ट्रांसपेरेंसी। तो फिर आई क्या, आपने आपको पता है कुछ अरसे से रीचेकिंग अलाउ कर दी है, जिसमें वो हल्के फुल्के कुछ बता देते हैं चीजें जरा एक्स्ट्रा जो नॉर्मल से हट के होती हैं। तो मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट, तो चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए और मस्ट बी सीन एज। अब आपके मोबाइल में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कभी अब्बू मांगे तो पकड़ा भी दिया करें, मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट। आप दावा करते रहे ट्रांसपेरेंसी है ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन आपकी हरकतों से भी तो पता चले ट्रांसपेरेंसी है। और हो सकता है हरकतों में आपने कोई ऐसी हरकत ना की हो, लेकिन फिर भी आप मोबाइल छुपा रहे हो, तो देखने में फिर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी चीज। तो ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना आपको पता है दुनिया वाले नहीं छोड़ते, और ऊपर वाला तो देख ही रहे। अकाउंटेबिलिटी, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स। ये रॉन्ग डूअर्स कौन हो सकते हैं? कमिश्नर, कमिश्नर के सबॉर्डिनेट, कमिश्नर के सबॉर्डिनेट को याद है? असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कॉमी कॉमी, टॉमी टॉमी। तो असिस्टेंट कमिश्नर को अकाउंटेबल होना चाहिए कमिश्नर को, और कमिश्नर को अकाउंटेबल होना चाहिए एफबीआर को, और एफबीआर को मरने के बाद की जिंदगी का एहसास होना चाहिए। देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स व्हिच शुड स्टॉप करप्शन, नेपोटिज्म एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। नेपोटिज्म क्या होता है? अकरबा परवरी, रिश्तेदारों को सपोर्ट करना, नेपोटिज्म यही नहीं होता? अच्छा आगे चलें। इक्विटी, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत एडमिनिस्ट्रेशन। सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर शुड बी टैक्स इन सेम वे, जो एक इलाके में टैक्स पेयर हो उन पे सेम तरीके से टैक्स लगना चाहिए। ड्यू केयर शुड बी एक्सरसाइज टू इंश्योर दैट सैलरी क्लास इज नॉट टैक्स मोर देन, वो तो हमारे टेबल 1 और 2 में है ना कि सैलरी क्लास पे कम टैक्स लगता है और बिजनेस क्लास पे ज्यादा, क्योंकि बिजनेस वाले तो माशाल्लाह ग्रो करते रहते हैं, सैलरी वाले की तो तनख्वाह वही है अनलेस कि वो बहुत अच्छा काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर शुड अचीव देयर ऑब्जेक्टिव इन should not achieve their objectives in an irrational way. This is all called as equity. सब 4-5 मिनट दे दें, फिर वो न्यूमेरिकल शुरू करना है। Under 4 pillars following are the ethical issues which are faced by tax administering authorities. Tax administering authorities को आजकल ये इश्यूज आ रहे हैं। एफबीआर में करप्शन है, ये सवाल आता है पेपर में, एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटीज। एफबीआर में करप्शन है, एफबीआर में कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है डेटे की, एफबीआर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। इनकॉन्सिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कुछ के लिए कुछ रूल बना रहे हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ रूल बना रहे हैं। लैक ऑफ पावर, पावर कमिश्नर अपनी पावर नहीं चला पा रहा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, सियासी पार्टीज पे प्रेशर डालती हैं एफबीआर पे। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट एफबीआर वाले गिफ्ट ले लेते हैं जिसकी वजह से फिर वो रिश्वत बन जाती है, तो गिफ्ट के नाम से। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन होते हैं अपनी फ्री विल, फ्री विल में मसला नहीं, जब फ्री विल मिस यूज होती है तो वो गलत है। डिस्क्रिशन, फ्री विल इज मिस यूज्ड। फ्री विल तो कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन फ्री विल का मिस यूज होना गलत चीज है। पता नहीं हाइब्रिड में साथ वाला ये लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, या अपनी ही धुन में मगन है। इसकी भी एक धुन है ना पूरी। To avoid the pitfalls of abusive use of discretion, 7 principles for structuring discretion are as follows. To avoid नुकसानात of गलत use of free will, to avoid नुकसानात of गलत use of free will, 7 principles are as follows. 7 असूल बना दिए गए हैं।
ओपन प्लान्स होने चाहिए, ओपन पॉलिसीज होनी चाहिए, ओपन रूल्स होने चाहिए, ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए। केस में फाइंडिंग सामने आती है ना, किसने क्या किया। ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो ओपन रीजंस होनी चाहिए, ओपन प्रेसिडेंट्स होने चाहिए। प्रेसिडेंट्स भी ओपन होने चाहिए कि सर कहीं जी टीयर रूम में आओ जरा, मैं सजा दूंगा जिसने टेस्ट नहीं दिया। अब ये प्रेसिडेंट ओपन नहीं है, लेकिन अगर ओपनली सबके सामने उसको कुट लगाई जाए तो उस बंदे को देख के लोग कहते हैं इसकी वजह से प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब आइंदा मैं मेरी नस्लें भी इंशाल्लाह जो है टेस्ट देंगी। तो ओपन प्रेसिडेंट, जैसे किसी बंदे ने कोई जुर्म किया उसको सरेआम फांसी दे दी जाए तो इससे प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। तो प्रेसिडेंट सेट होना इसे कहते हैं। अब्बू ने एक दो दफा बड़े भाई को लगा दी तो वो प्रेसिडेंट सेट हो गया अब घर में। अब ऑब्वियसली आप खुद ही ऑटो पे सीधे हो जाएंगे। तो ओपन प्रेसिडेंट, हाइब्रिड में आके सर ने किसी एक को कुछ कह दिया तो सब बाकी सारे ऑटो पे सही हो जाएंगे, जिसको पंजाब वाले कहते हैं कवा तीनू सुनावा नोनू। तो यू गॉट इट। बहू को कुछ बातें कहनी मकसूद होती हैं, वो बेटी को कह देते हैं ताकि बहू भी समझ जाए। ओपन प्रेसिडेंट ये होते हैं। ऐसी सजा जो बाकी याद रखें, इस किस्म का आप लिख सकते हैं कुछ, या तो ऐसी सजा आप दे दें अगले बंदे को कि बाकी उसको याद रखें। फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर, फॉर्मल प्रोसीजर होने चाहिए या इनफॉर्मल। फॉर्मल तो बहुत ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, फिर हर वक्त फॉर्मेलिटीज ही बंदा पूरा करता रहता है। तो फेयर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स होने चाहिए, फेयर होने चाहिए लेकिन इनफॉर्मल हो, ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो तो मसला होगा। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अलग हेडिंग है। ये इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज कौन है? FBI। ट्राई टू बी इम्पार्शियल, फेयर, न्यूट्रल एंड कंसिस्टेंट इन लॉ, इग्नोरिंग द रेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। वो तो ऊपर पढ़ लिया हमने। प्रोवाइड एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स को एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस दें इन एन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे चले जाएं। यानी बच्चे आए उनकी सीटों के ऊपर पहले से लस्सी के एक गिलास पड़े हों, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे चले जाएं। अच्छा, follow the law completely and no exemptions or tax credits should be provided to persons who is not eligible for it। जाहिर बात है, ऐसे लोगों को टैक्स माफ ना करें जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। टेक ऑल measures to collect tax on a timely base। टाइमली बेस का क्या मतलब है? कब तक टैक्स ले लिया जाए? एट अ लोएस्ट कॉस्ट। लोएस्ट कॉस्ट का क्या मतलब है? FBR के अपने एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। फिर ये बातें समझ नहीं आती, याद नहीं होती, उधर प्रोड्यूस नहीं होती तो मैसेज में नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए नहीं, मैं किसी की बात कर रहा हूं जो नहीं पढ़ते थे, मैं आप लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड्स ऑन अगर आपने रिफंड मांगा है तो रिफंड को डिले करें या टाइम पे पे कर दें। शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर्स। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यानी FBR के अंदर नारे ना लग रहे हो, फलां पार्टी जिंदाबाद, फलां पार्टी मुर्दाबाद। एजुकेट टैक्स पेयर्स अबाउट देयर राइट्स। टैक्स पेयर्स को उनके राइट्स भी बताने चाहिए, कि शारा बांधे तो सर्विस लेन में डाल के निकल जाओ, उनके राइट्स भी बताने चाहिए। एजुकेट द टैक्स पेयर्स अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सो दैट टैक्स पेयर्स खुशी से लॉ को फॉलो करें। एजुकेट टैक्स पेयर्स अबाउट टैक्स क्रेडिट्स। उनको टैक्स क्रेडिट्स का बताएं, उनको एग्जेम्पशंस का बताएं। उनको ज्यादा परेशान हो रहे तो एग्रीकल्चर शुरू कर दो, सारा ही टैक्स माफ हो जाएगा। ये इतनी तो हमने छूट दी हुई है, तो ज्यादा टैक्स बने तो चैरिटियां देना शुरू कर दो, तुम्हारा टैक्स माफ हो जाएगा। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय
टैक्स पेयर जो आपको बताया उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, हत्ता कि कमिश्नर जाके अपनी बीवी को भी ना बताए कि आज क्या क्या हुआ, विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। टिड होला सुने, टिड होला, बेली इज लाइट, मतलब ये कि वो हर बात बता देते हैं अगले को। साथ वाला तो नहीं ऐसा कि आप उसे बात बताते हैं अगले दिन पूरे कॉलेज में फैली होती है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखता वो बात की, बात आपने उसको बताई होती है, फैली पूरी दुनिया में होती है। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स, गिफ्ट्स लेने से जरा बचना है जिंदगी में। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। कौमी शुड, कौमी को टैक्स पेयर गिफ्ट देते हैं ना ताकि वो उसको टैक्स बचा दे। कौमी शुड रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम एक्शंस, कई दफा हरकतें करने पे गिफ्ट मिलते हैं, कई दफा चुप रहने पे भी गिफ्ट मिलता है। तुम कुछ ना बताना क्या हुआ था, तुम्हें गिफ्ट दूंगा इस पे। एक्शंस पे भी गिफ्ट मिलता है और नॉन एक्शंस पे भी गिफ्ट मिलता है। जैसे दोस्त की अम्मी बुलाती थी, आप चुप हो जाते थे आगे से, लेकिन गलत बात थी, आप लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी कंपनी ऐसी है। चलें जी, चैप्टर नंबर 12। अच्छा भाई, इस सवाल को हम पूरा कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दें, इस सवाल को हम पूरा कर लेंगे, फिलहाल उसकी तरफ आए। चैप्टर नंबर 15। अच्छा, चैप्टर 2 में एक छोटी सी चीज रहती थी, ये वाला पेज 16 पे आपको होमवर्क दिया था, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे ना जरा लेटर आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। इसमें आईकेप की किताब में कुछ मसला है, इसकी वजह से आईकेप से मैं बात करके फिर आपको बताऊंगा। आपकी बात हो तो जरा हमें भी ले जाइएगा। कस्टम ड्यूटी मेरे भाई ऊपर लिखी हुई है, कस्टम ड्यूटी मेरे भाई, कस्टम ड्यूटी ऊपर लिखी हुई है, तो ये किसका होगा? टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नीचे लिखा हुआ है प्रोविंस। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऊपर लिखा हुआ है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज नीचे लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन, ये किसने लगाने हैं? प्रोविंसेस ने। असगर नहीं था, असगर, वो जिसकी असगरा से शादी हो गई थी, असगरी पैदा हुआ था, पेज 430, मोहम्मद असगर। यही वाला सवाल नहीं था? अल्लाह अकबर, गलत सवाल तो नहीं बता दिया आपको? आजादी इन कंपनीज एंड एओपी एनीथिंग इंगेज, सारे इंगेज हो जाने दुनिया च, अस्सी रह जाने इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स। अच्छा, हमारे वाला ही केस है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है ना, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एसीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30/2022। 30/2022 का ये डेटा आपको अवेलेबल है, पेज 435। अच्छा भाई, इस सवाल में ना असल में मिनिमम टैक्स भी है, यानी इस सवाल को भी मैं शुरू करने लगा हूँ। 11:15 तक जितना हो गया, फिर इंशाल्लाह हम 1:50 से लेकर 2:30 बजे तक आज इस सवाल को ख़त्म करेंगे। जिन्होंने ऑनलाइन लेना हुआ वो ऑनलाइन ले लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, जो आ सकते हुए वो आ जाइएगा। इसलिए मेन एडजस्टमेंट इसकी मैंने अभी डिस्कस करनी है, ये वाली। बाकी जो नीचे कॉमनली पास्ट में आती नहीं है एडजस्टमेंट्स, वो मैंने फिर अगली क्लास में डिस्कस करनी है। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये वाली है, लेकिन ये ऑब्वियसली अगली क्लास में डिस्कस होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसकी, और ये वाली एडजस्टमेंट। अच्छा भाई, हमने कहा था जिस बंदे की साल की सेल 100 मिलियन से ज्यादा हो
उसने नॉर्मल तरीके से भी टैक्स देना है और सेल का 1.25% भी देना है। अच्छा, सेल कौन सी? अब एक बंदा कहता है मैंने सेल की है 118 की, हमने कहा इसमें टैक्स कितना है? कहते हैं वो तो 18 है, तो मेरी सेल तो 100 रुपया है। हमने कहा कुछ डिस्काउंट वगैरह दो यार। उसने कहा चलो डिस्काउंट दे देते हैं 4 रुपए का, तो सेल कितनी होगी? 90। इस 96 को देखना होता है, इज इट ग्रेटर देन 100 मिलियन था? इज इट ग्रेटर देन 100 मिलियन और नॉट? अगर ये 100 मिलियन से ज्यादा है फिर तो आमतौर पे आप बाजार में चीज लेने जाएं, सेल्स टैक्स डाल के कितने की है? 118, मिसाल दे रहा हूं। उसमें से आपने क्या माइनस किया? सेल्स टैक्स डाले बगैर 100 की। अब आपने अगले को कहा कुछ पैसे छोड़ो, उसने पैसे छोड़ दिए, तो चीज 90। अब आप मुझे ये बताएं कि वो क्या टर्नओवर की डेफिनेशन के मुताबिक सेल मेरी क्या है? इज इट सेल, इज इट सेल और दिस इज सेल? दिस इज सेल। इसमें आप सेल्स टैक्स भी इग्नोर करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट भी इग्नोर करेंगे, यानी माइनस करेंगे। सो दिस विल बी माय फाइनल सेल, ये मेरी सेल होगी। अब ये सेल इस बंदे की 380 है, सेल्स टैक्स, उसमें से सेल्स टैक्स भी इसने माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट भी इसने माइनस किया। ये वाली सेल अल्लाह का शुक्र है इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई ये भी नहीं लिखा हुआ आज के सवाल में इग्नोर मिनिमम टैक्स। कुछ सवालों में लिखा होता था इग्नोर, पिछले सफे पे सवाल पे लिखा हुआ इग्नोर मिनिमम टैक्स, लेकिन यहां ये भी नहीं लिखा हुआ इग्नोर। तो ये वाहिद ऐसा सवाल है जिसमें हम इंशाल्लाह एक 50 के बाद डिस्कस करेंगे कि इसके सेल का 1.25% लगा के भी चेक करना है, क्योंकि इसकी सेल लिख लें इज ग्रेटर देन 100 मिलियन। और कौन सी वाली देखनी होती है? ये वाली, ये थोड़ा सा साइड पे नोट करना है समझने के लिए। सेल कितने की? 118 की। अगर सेल्स टैक्स ना डालें तो बिल कितने का बनेगा? 100 रुपए का। उसे कहा थोड़े से पैसे छोड़ दो, तो बिल कितने का बना के? 96। आपका एक दोस्त लाहौर आया, उसने कहा यार मैं आजकल लाहौर आया हूं। आपने कहा ओके कीप इंजॉइंग, क्योंकि अब दिन ऐसे रह गए ना यार, क्या करें। ओके जी, लॉस कितना आ रहा है? चलें जी स्टार्ट करें। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉस 66,000 कर लें इसको, 66,000 रुपीज इन 1000। कॉस्ट ऑफ सेल में पेमेंट पड़ी है 12 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ सेल में पेमेंट पड़ी है 12 मिलियन की। ब्रैकेट वाली चीज पढ़ेंगे या आगे वाली चीज पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगी। मैंने आपको अक्सर मना किया हुआ है। अच्छा, मेरी बात कुछ और होती है, आप लोग कुछ और कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी चीजें समझ नहीं आती। कॉस्ट ऑफ सेल में एक पेमेंट पड़ी है 12 मिलियन की। मैंने आपको अक्सर कहा हुआ है ब्रैकेट वाली बात या फुल स्टॉप से आगे वाली बात ना पढ़ा करें, पहले उस पेमेंट को रिवर्स कर दिया करें, बाकी बात बाद में पढ़ा करें। पड़ा 12 है, आगे जो मर्जी फिगर लिखी हुई है, पड़ा 12 है।
तो कॉस्ट ऑफ सेल में 12 पड़ा हुआ है, इसको जरा ऐड कर दें, वो खर्चों में पड़ा हुआ है। खर्चों वाली चीज को उल्टाने का तरीका ये है, पेमेंट को उल्टा दें 12 मिलियन। ओके, नेक्स्ट। इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 2 मिलियन, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है 2 मिलियन का। ये पेमेंट हुई है हाशिम लिमिटेड को। हमने एक नई मशीन खरीदी है फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर्स इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू एंड अ मार्केट वैल्यू ऑफ इतने। तो पुरानी मशीन की बुक वैल्यू कितनी है? 5। पुरानी मशीन की फेयर वैल्यू, सवाल खामोश है तो ये अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू होगी, क्योंकि जो टैक्स वालों की बुक वैल्यू है उसके साथ लिखा करेगा ये टैक्स वालों की बुक वैल्यू है। accounting book value and a fair value. The transaction was occurred on यकम जुलाई 21। ये मशीन हमने साल के पहले दिन बेची है। ओके, पुरानी मशीन देके नई मशीन ली है। तो सेक्शन 76 कहता है कि cost of purchase new machine shall be sum of total amount given for the asset including the fair value of consideration in kind। यानी cost of new is equal to total amount given कोई 25 लाइनें छोड़ के मैं वर्किंग 2 कर रहा हूं मिसाल के तौर पे। तो कॉस्ट ऑफ न्यू, कॉस्ट ऑफ परचेज्ड shall be sum of total amount given plus the fair value of consideration in kind। इनको जरा उठा दें, क्लास ले लें। अच्छा, अमाउंट गिवन एंड फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड। कंसिडरेशन इन काइंड से मुराद है यहां ओल्ड मशीन। इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो डेट विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। ओके, नाउ नई मशीन की मैंने कॉस्ट निकालनी है। पेमेंट गिवन, भाई पेमेंट इज नॉट 12 मिलियन, एक्चुअली पेमेंट इज 10 मिलियन। आप लोगों ने IAS 16 के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, और जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। कस्टम ड्यूटी आपने पढ़ा होगा, वो हमेशा ही नॉन रिफंडेबल होती है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। अब सेल्स टैक्स के साथ अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो जब भी एसेट खरीदते हुए कोई भी टैक्स पे करेंगे बाय डिफॉल्ट हमने उसको रिफंडेबल एज्यूम करना है। कस्टम ड्यूटी को रिफंडेबल कभी एज्यूम नहीं करना। कस्टम ड्यूटी तो नॉन रिफंडेबल होती है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। बाकी सेल्स टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, चीज खरीदते हुए तो वो टैक्स वापस मिल जाता है आपको। IAS 16 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते।
तो एक्चुअली द अमाउंट गिवन इज नॉट 12 मिलियन, द अमाउंट गिवन इज, मैंने हुकूमत को 12 ही दिया है, उस 12 में 2 मुझे वापस मिल जाना है। तो व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर एसेट्स? 10 मिलियन। बाकी जो 2 मैंने दिए वो मुझे वापस मिल जाना है, उसकी परेशानी नहीं है। तो याद रखिएगा, रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इसलिए द अमाउंट गिवन इज, दो इट इज 12 बट गिवन फॉर एसेट इज 10। तो 12,000 माइनस इज इक्वल टू 10,000. It is the amount given for assets and the 2,000 is amount given for sales tax which we will receive back. बहरहाल कोई बच्चा 12,000 रुपए भी कर देगा तो शायद आई कैप उसको ऑनर कर दे कि इसने नॉन रिफंडेबल एज्यूम किया होगा, कितना बड़ा मसला नहीं इसमें। अच्छा जी, एंड 4 मिलियन इज द फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन। आया क्या? न्यू मशीन। गया क्या? पैसे और ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू जी, व्हाट इज द कॉस्ट? यार इधर ही कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड डेप्रिसिएशन वगैरह भी निकाल लेंगे ना साथ ही, इसी को हेडिंग को एक्सटेंड कर देते हैं। इसकी कॉस्ट निकाल ली है तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी निकाल देंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, इसने पेमेंट रिकॉर्ड कर दी है नई मशीन की, तो पेमेंट खर्चों में जानी चाहिए या पेमेंट की बजाय डेप्रिसिएशन जानी चाहिए? अभी एक लाइन पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड पेमेंट, तो पेमेंट जानी चाहिए मशीन की या डेप्रिसिएशन जानी चाहिए? और मशीन क्या होता है? एसेट होता है। मशीन क्या होता है? तो इसकी अभी डेप्रिसिएशन वगैरह भी हम निकाल लेंगे और इनिशियल अलाउंस भी निकाल लेंगे। और अक्सर ये एडजस्टमेंट हम करते थे, पेमेंट को उल्टा के उसकी डेप्रिसिएशन माइनस किया करते थे। अच्छा, आगे पढ़े बगैर अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कितनी है? 5। अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू कितनी है? 5। इसमें मैं 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग 3 अकाउंटिंग वालों का क्या निकालूं? गेन लॉस। पेपर में इसी तरह मेरा माइंड चल रहा होगा ना कि अकाउंटिंग वालों की बीवी का करना क्या है, तो कॉन्सिडरेशन माइनस अकाउंटिंग वालों की WDV। वैसे अकाउंटिंग वालों की तो गेन ना हमेशा देता है, अजीब सवाल है, अकाउंटिंग वालों की बुक वैल्यू दे रहा था कि अकाउंटिंग वालों का गेन हम निकालें, पता नहीं। 5,000 जो मुझे नजर आ रहा है मैं उसको इधर ही लिख सकता हूं, और क्या कर सकता हूं? अकाउंटिंग वालों की बीवी। अगर इस तरह आपको नहीं पसंद तो बिल्कुल अकाउंटिंग की क्लास समझ लें, अकाउंटिंग की आप डिस्पोजल अकाउंट बना लें, यहां पे आप कैश लिखें कंसिडरेशन की जगह, और यहां पे आप बुक वैल्यू लिख दें। इसमें क्या मसला है? ये तो डिस्पोजल अकाउंट बना रहा हूं जो टीचर बनाते थे अकाउंटिंग की क्लास में, कंसिडरेशन माइनस बुक वैल्यू, याद होगा FAR 1, ये गेन लॉस आ जाता है। तो यही कर रहा हूं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने फिगर सारी उठा ली है। ये फिगर मैंने 12,000 वैल्यू उठा ली है, और ये फिगर मैंने 4,000 वैल्यू उठा ली है, और ये फिगर मैंने 5। यही आपको टेंशन हो रही होती है ना, फिगरें साथ उठाते रहे। चलें जी, तो गड़बड़ क्या हुई थी सवाल वाले से? कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड पेमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल में पेमेंट जानी चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन जानी चाहिए चीजों की? तो पेमेंट चलेगी, तो पेमेंट को हमने उल्टा दिए, इसकी जगह थोड़ी देर में क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन वगैरह। और अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टाकर टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे। गेन लॉस किस पे? ओल्ड मशीन पे। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टाकर, देखिए ना, पुराना एसेट जा रहा है, नया एसेट आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा? पुराने एसेट का गेन लॉस अकाउंटिंग वालों का उल्टाएंगे, टैक्स वालों का रिकॉर्ड करेंगे, और नए एसेट की डेप्री, बस यही तो होना है, और क्या होना है? ट्रांजैक्शन साल के पहले दिन हुई थी। ओल्ड मशीन वाज परचेज ऑन रकम जनवरी 20। ओल्ड मशीन काफी पहले की खरीदी हुई है। चलो अल्लाह करे कॉस्ट दे दे ताकि मैं टैक्स वालों की WDV निकाल लूं। डेट ऑफ परचेज तो दे दी, अल्लाह का शुक्र है। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन
एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऊपर वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन वाज नॉट रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग गेन लॉस इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मेरे भाई मैं क्यों निकालू, निकाल के मैंने तो रिवर्स करना ही नहीं। कहते मैंने अकाउंटिंग गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसका अकाउंटिंग गेन लॉस रिकॉर्ड ना करना हमारे लिए फायदे की बात हो गया। अकाउंटिंग के टीचर के एतबार से तो ये ब्लंडर है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के एतबार से फायदे की बात हो गया। अब अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाने की टेंशन नहीं है पूरे सवाल में। कहते मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हम क्या करें, रिकॉर्ड करके उल्टाएं? हमें डीओजी ने बीआईटी ही की है, हद होगी। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। क्या बुक्स में अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई है या पूरी पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है? क्या बुक्स के अंदर अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड हुए या भूल गए हैं? चलो अल्लाह का शुक्र है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भाई समझनी है चीजें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पुरानी मशीन का बिकना रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए पुरानी मशीन का गेन लॉस उल्टाने की जरूरत नहीं है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन नई मशीन की रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अल्लाह का शुक्र है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन भी उल्टाने की जरूरत नहीं। आगे चलें। टैक्स वालों की बीवी ओल्ड मशीन की वो सेम एज अकाउंटिंग वालों की बीवी। असल में इसने कॉस्ट नहीं दी ना, बिकी हुई चीज की कॉस्ट नहीं दी, तो हम बीवी निकाल नहीं सकते। कॉस्ट जरूरी है जिंदगी में बीवी के लिए, कॉस्ट नहीं निकलेगी तो बीवी नहीं निकल सकेगी। सिमिलरली टैक्स वालों की बीवी तो मैं किसकी बीवी हूं? तुम अकाउंटिंग वालों की हो। अच्छा अच्छा, अकाउंटिंग वालों की बीवी तो ऊपर गिवन है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स वालों की बीवी भी अकाउंटिंग वालों की बीवी के बिल्कुल बराबर की थी, वाज द सेम एज अकाउंटिंग वालों की बीवी। तो टैक्स वालों की बीवी मिल गई मुझे, आप लोगों को मिली? टैक्स वालों की बीवी कितनी है? टैक्स वालों की बीवी अब क्या निकालें? टैक्स वालों का गेन लॉस। टैक्स वालों की बीवी जरा हिम्मत करके बताएं कितनी है? 5,000। नोट करें। अच्छा जी, अब कंसिडरेशन बता दें क्या लें। यार असल में बेची तो नहीं, लेकिन अगर बाजार में बिकती तो फेयर वैल्यू की बिक जाती ना, वो तो तबादले में कोई नई चीज़ आ गई है। इट डजंट मीन कि आप जो है वो गेन लॉस रिकॉर्ड ही ना करें। ये तो अजीब सी बात है कि टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड ना करें। टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड होगा, पुरानी चीज़ बिक के ही नई चीज़ आ रही है ना एक तरह की। वो जो पेमेंट में छूट मिली है वो पुरानी चीज़ की वजह से मिली है ना। इसका मतलब है पुरानी चीज़ की कोई वर्थ थी, तो पुरानी चीज़ की क्या वर्थ थी जिसकी वजह से नई चीज़ के पैसे छूटे होंगे? फेयर वैल्यू। पुरानी चीज की क्या कीमत थी जिसकी वजह से नई चीज सस्ती मिली होगी? फेयर वैल्यू। तो ऑब्वियसली अगर आप इसकी कंसिडरेशन नहीं गिवन तो कितने की बाजार में बिकती अगर ये अलग से बेचने जाते और एक्सचेंज ना होती? वो फेयर वैल्यू लेंगे और क्या करेंगे। अच्छा ऐसे करें, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस उल्टा के अब टैक्स वालों का गेन लॉस रिकॉर्ड करें। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस क्यों नहीं उल्टाला? अच्छा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा गेन लॉस रिकॉर्ड होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग वालों को तो डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन से क्या मुराद है? अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन भी कौन सी जाती है? अच्छा अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? उन्होंने पूरा कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी ना, पेमेंट रिकॉर्ड कर दी। तो अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस और अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन कहते हैं मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूं। अगर तू करता तो मैं उल्टाता, शुक्र है तूने की नहीं तो मैं उल्टाऊंगा नहीं। लेकिन टैक्स वालों की बीवी उसने दे दी, वो क्यों दी फिर? या तो डेट ऑफ परचेज दी हुई थी ना, कॉस्ट देता। देखे ना, डेट ऑफ परचेज दी हुई है, अब कोई फायदा नहीं है डेट ऑफ परचेज का। डेट ऑफ परचेज का तब फायदा होता है जब ओल्ड मशीन की क्या देता?
जब कॉस्ट देता ओल्ड मशीन की, डेट ऑफ परचेज देता, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम टैक्स वालों की WDV निकालते। तो अभी टैक्स वालों की WDV उसने नहीं दी थी, तो उसने आगे जाके एंड पे कहा ओ इधर आना, टैक्स वालों की बीवी भी है। हमने कहा वो कितनी है? कहते वो अकाउंटिंग वालों की बीवी के बिल्कुल टक्कर की है, बराबर की है, 5000। तो टैक्स वालों का गेन लॉस निकला है कितना? 1000 लेस टैक्स वालों का लॉस ऑन वर्किंग नंबर। कोई मसला नहीं, पेपर में भी वर्किंग 3 खोल के काट दीजिएगा, और पता नहीं कितने गंद मारते हैं हम। अच्छा जी, आप बता दें प्लांट के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ सेकंड हैंड है, तो बस न्यू प्लांट है, तो लेस ये तो इसकी कॉस्ट निकल आई ना, एज पर सेक्शन 76 इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ लेस टैक्स वालों की, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 7। आगे क्या करना है? छोड़े मेरे टैक्स वालों की बीवी, उसकी बेस पे अगले साल की डिडक्शन निकलेगी। ये साल तो हो जाए पहले, ये नहीं हो रहा। इस टैक्स WDV का क्या करना है? इसकी बेस पे तो अगले साल की डिडक्शन निकलेगी, उसका क्या करना है? आप बताएं, टैक्स वाले पेमेंट माइनस करने देंगे या 3500 और 1575? लेस टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस 3500 जमा। For details, you can refer working number 2 being done by me for you. ये घर से निकाली नहीं है फिगर? ओके, ये तो मैंने जज्बात में आके सवाल ही कर लिया। कितने लोगों को पढ़ा पढ़ा लग रहा है? ठीक है, पढ़ के आए हैं घर से। आप जरा ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और एडजस्टमेंट की रिवीजन कर लें। खर्चों में पेमेंट पड़ी है 12 मिलियन की, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है, इधर उधर क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ें। बस खर्चों में पेमेंट जो पड़ी हुई है वो माइनस होगी हुई है, इसको उल्टा दें एज इट इज। जब पढ़ाई 12 है तो मैं उसको आगे सेट करके 10,000 को कैसे उल्टा सकता हूं? कह रहे पढ़ाई 12 है तो ब्रैकेट वाली चीज तो कंफ्यूज करेगी पेपर में हमेशा। फिर जब पढ़ा 12 है तो फिर ब्रैकेट वाली चीज में क्यों पढ़ूं? जो पढ़ा है उससे उल्टा दिया। अच्छा, आगे हमने पूछा ये पेमेंट किसकी है? कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल में जो पेमेंट पड़ी हुई है ना, उसमें 12 मिलियन की पेमेंट है, इसमें मैंने 2 मिलियन सेल्स टैक्स दिया है हाशिम लिमिटेड को फॉर परचेज ऑन न्यू मशीन। न्यू मशीन पढ़ते ही अब हमें जाके समझ आया कि ये फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट, अब हमें कंफ्यूज हो गए कि हमने यहाँ आगे नहीं पढ़ा, हमने फॉर प्लास्टिक कंटेनर पढ़ के रुक गए पेपर में। हमने कहा अब ये पता नहीं 12 मिलियन की या 2 मिलियन की, फिर हमने सोचा ये टैक्स तो वापस मिल जाते हैं हुकूमत से, तो इसलिए मशीन की प्राइस इज 10, अमाउंट गिवन फॉर मशीन इज 10 इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ इतने। बुक वैल्यू के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सी बुक वैल्यू होगी? अकाउंटिंग वालों की। चैप्टर 8 में जाके हमने देखा द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड एसेट shall be sum of the amount given, that is 10 plus the fair value of consideration given in। तो हमने 10 और 4 को जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको 14,000 करके उधर ले गए। उसके बाद हमने आगे सवाल पढ़ना शुरू कर दिया। हमने कहा हमें कॉस्ट निकल आई, फिर हमने कहा ये 5,000 हमने तो कहीं लिखा ही नहीं, फिर हमने कहा ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है, तो हमने कहा अकाउंटिंग वालों की बीवी है तो इससे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकल आएगा।
तो अकाउंटिंग वालों की बीवी हमने लिख ली, डिस्पोजल अकाउंट भी पेपर में बना सकते हैं, बेहतर है इसी पैटर्न पर है, बनाने को कोई हर्ज नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ अकाउंटिंग वालों के लिए बनाइएगा, टैक्स वालों के लिए यही तरीका रखिएगा। तो कंसिडरेशन मैंने अकाउंटिंग वालों की बीवी हमने लिख ली और हम आगे चल पड़े। जब हम आगे चले तो आगे सवाल ने लिखा हुआ था कि ओल्ड मशीन इस दिन खरीदी, अब हमने कहा चलो कॉस्ट भी दी होगी, तो आगे उसने कॉस्ट नहीं दी उसने। फिर कहते कि मैं एक चीज बतानी थी तुम्हें, हमने कहा बताओ, कहते वो पुरानी मशीन की डिस्पोजल मैंने रिकॉर्ड नहीं की हुई अपनी किताबों में। हो जबरदस्त यार, पुरानी मशीन की अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की तो अकाउंटिंग गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसको मैंने काट दिया क्योंकि उल्टाना नहीं। ये क्या कर रही है स्टूडेंट, ये मोबाइल यूजर, चले अब सीए, अच्छा इधर देख नेक्स्ट। और अकाउंटिंग डेफिसिएंट न्यू मशीन पर नॉट रिकॉर्डेड, अगर हुई होती तो उल्टा देते, लेकिन अभी अकाउंटिंग डेफिसिएंट की जगह शायद पूरी पेमेंट खर्चों में गई हुई है। आमतौर पे तो आपको पता है अकाउंटिंग डेफिसिएंट उल्टा के टैक्स डेफिसिएंट माइनस करनी होती है, लेकिन अगर पूरी पेमेंट ही चली जाए खर्चों में तो फिर पेमेंट उल्टा के टैक्स डेफिसिएंट माइनस करनी होती है। आई रिपीट, अगर अकाउंटिंग डेफिसिएंट चली जाए किताबों में तो उसको उल्टा के टैक्स डेफिसिएंट माइनस करनी होती है, लेकिन अगर पूरी पेमेंट ही चली जाए किताबों में तो फिर तो पेमेंट उल्टाकर टैक्स वालों के डेफिसिएंट माइनस करनी होती है। अब टैक्स वाले पेमेंट माइनस करने देंगे या टैक्स वालों के डेफिसिएंट? डेफिसिएंट तो उसने कोई रिकॉर्ड की नहीं अभी तक, तो टैक्स वालों के डेफिसिएंट तो हमने रिकॉर्ड करनी है, तो पेमेंट उल्टा दी भी है, टैक्स डेफिसिएंट हमने रिकॉर्ड कर ली। बस एक चीज और थी, टैक्स वालों की बीवी उसने दी हुई थी। टैक्स वालों की बीवी हेल्प करती है किसमें? टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने में। ये टैक्स वालों की बीवी हमने लिखी, कंसिडरेशन गिवन नहीं थी, ये 4000 ले ली और टैक्स वालों का गेन लॉस निकाला। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 40 million अगेंस्ट विच नो टैक्स वाज डिडक्टेड, जिसके अगेंस्ट टैक्स नहीं कटा था। ड्यूरिंग द ईयर एसी परचेज टोटल रॉ मटेरियल ऑफ 120 million। इसका तरीका तो अलग है, इसका तरीका ये है, चैप्टर नंबर 8 परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पे टैक्स अगर ना कटे तो क्या करना होता है? वर्किंग नंबर कौन सी? 2? नहीं 2 तो नहीं, आज के सवाल में वर्किंग नंबर 5। मैंने क्या निकालना है? परचेज डिसअलाउ। अच्छा, व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 40। क्या हो रहा है? %20 ऑफ टोटल परचेज, 24। So what is disallowed? पूरा 40 डिसअलाउ करूं या 24? नोट कर लें, वर्किंग है प्रॉपर। अब मैंने उधर नहीं की तो मैं क्या करूं, इधर कर दी है, करनी थी ना, जहां मर्जी कर दें। ठीक है जी, हाइब्रिड में पहली रो में बातें भी हो गई, गपशप भी हो गई, तो अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ा नाइस होता है, जरा बंदा फ्रेश होता रहता है। ओके,
अच्छा जी, ये सारी एडजस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने करनी है आगे अभी, तो इस फिलहाल इसको पोस्ट करते हैं। परचेज डिसअलाउ कितनी है? 24। ओके, चलें जी नेक्स्ट। अच्छा, ये बाकी एडजस्टमेंट्स अगली क्लास में करेंगे। एक दो बच्चों ने कहा है कि ये ज़रा अभी फ्रेश माइंड है तो आखिरी बुलेट करा दें, तो कोई नहीं, तरतीब आगे पीछे कर लेते हैं। आखिरी बुलेट कर लें पहले। लीज वालों के बारे में आपको याद है, अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टाकर क्या माइनस करते थे? लीज रेंटल। असल में अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि लीज पे नहीं, ली हुई चीज आपकी अपनी है तो डिप्रिशिएट करो, और अगर आप पेमेंट लेट कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, उस पर इंटरेस्ट पे करते रहो। तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, जो टैक्स वाले कहते हैं उल्टाओ। टैक्स वाले कहते हैं जो आप रेंट पे कर रहे हो ना, असल में वही आपका खर्चा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ऊपर से मिला के पढ़ें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पड़ा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट अलग लाइन में पड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? प्रॉफिट तक पहुंचते हो तो माइनस ही हो गया ना। अकाउंटिंग के एतबार से वैसे फाइनेंस कॉस्ट अलग बड़ी होनी चाहिए थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नीचे। ऑपरेटिंग होते हैं एडवांस सेलिंग के खर्चे बिजनेस के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट नहीं पड़ा होना चाहिए। लेकिन ठीक है, ये अकाउंटिंग वालों ने ब्लंडर मारा है, वैसे क्या हम सही करें? इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं, इसे कैसे मैं सही करूं? इसको सही करने का बड़ा अजीब सा तरीका होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करते और फिर नीचे फाइनेंस कॉस्ट की नई लाइन डालते। लेकिन सवाल कुछ से लड़ने की वाली बात है ये, तो सवाल से इतना लड़े। बस वो कह रहे हैं मैंने अकाउंटिंग डेप्शन इंटरेस्ट जहां डाल दिए, जहां भी डाला है वहां से निकाल दें, ये खर्चा ही नहीं है आपका। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट लीज एसेट का उल्टाएं और इजी मार्क्स लें। तो मैं लास्ट एडजस्टमेंट को पहले पोस्ट कर रहा हूं, मादरत तरतीब जरा डिफरेंट है जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी? 2100 और इंटरेस्ट 1500। इसकी जगह क्या माइनस कर लें? लीज रेंटल। नोट कर लें। तो छेती छेती मुझे बताएं क्या क्या करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाकर लीज रेंटल बोलें, क्या करना है? माइनस करना है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टानी है ना, और लीज रेंटल क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, अब आप अगली एडजस्टमेंट पढ़ लें जो आगे लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुन लें। $2.5 मिलियन वाली गाड़ी 2.5 मिलियन तक की गाड़ी का रेंटल अलाउ है। ये मैं आपको पॉइंट कल दिखा दूं, कहां लिखा हुआ है। 2.5 मिलियन वो कुछ और था, वो था अगर आपने 75 लाख से ऊपर गाड़ी खरीदी है 7.5 मिलियन से, तो उसको 75 लाख पर हैं, वो खरीदी हुई गाड़ी थी। ये लीज वाली में 2.5 है, 7.5 नहीं है। तो 2.5 मिलियन तक की गाड़ी का रेंटल क्या है? अलाउ है। असूली तौर पे अगर हमने ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा होता तो मैंने आपको कहा था गाड़ी की कॉस्ट इग्नोर किया करें और रेंटल माइनस कर दिया करें। ये याद आ रही है बात?
गाड़ी के कॉस्ट इग्नोर करें और रेंटल को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टाकर रेंटल को क्या कर दें, माइनस कर दें। ये बात लिखी है उर्दू में। 2.5 मिलियन तक की गाड़ी का रेंटल अलाउ है। ये कल मैं आपको दिखाऊंगा या आज ही सेक्शन नंबर 28 में, बिजनेस के चैप्टर में, चैप्टर 18। अब असूली तौर पे क्या करना चाहिए न्यूमेरिकल में, 2.1 और 1.5 को ऐड करके 3 का रेंटल माइनस करना चाहिए। ये बात पुरानी कितने लोगों को याद है? लीज वाले में अकाउंटिंग डिप्शन इंटरेस्ट उल्टाकर क्या माइनस करते थे, लीज रेंटल माइनस करते थे। लेकिन लॉ मेकर कह रहे हैं कि आप 3 माइनस ना करो, वो कह रहे हैं कि 3 कराया है 10.5 वाली गाड़ी का, तो कैलकुलेटर बताओ अगर गाड़ी होती ही 2.5 की तो कितना कराया होता। गाड़ी होती ही, अच्छा इसके रट्टा भी लगा सकते हैं आप। यहां पे आपने लोगों ने लिया करना है रेंटल फॉर द ईयर, यहां पे आप लोगों ने लिया करनी है गाड़ी की ओरिजिनल कॉस्ट, और यहां पे आपने लेनी है रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट इज फिक्स, कितने पे फिक्स है लॉ में, मल्टीप्लाई हमेशा 2.5 से किया करना है आपने पेपर में। अब लॉजिक भी याद कर लें, 3 कराया है 10.5 वाली गाड़ी का, तो बताओ अगर मेरी गाड़ी ही 2.5 वाली है तो उसका किराया तो बहुत ही ज्यादा कम होगा। बार बार याद करें, 3 कराया है 10.5 वाली गाड़ी का, मेरे ख्याल से ये डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मेरी गाड़ी हो ही 2.5 की तो फिर तो तुम्हारा किराया बहुत कम हो जाएगा ना। तो ये इसी सफ़े पे ना नोट कर लें ताकि आपको ये तीन फिगर्स याद हो जाएं। ऊपर क्या रखना है भाई, रट्टा भी तो लगवाना होता है ना। कुछ लोग कहते हैं पेपर में हमें लॉजिक भूल जाएगी, और भूल सकती है। ऊपर क्या रखना है, रेंट। नीचे क्या रखना है, उस गाड़ी की ओरिजिनल कॉस्ट जो सवाल वाली हमारी बाजार से मिल रही है 10.5 की, उस गाड़ी की कॉस्ट, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये अमाउंट फिक्स है, ये भी याद कर लें। सेक्शन 28 में दी हुई है ये 2.5। ये नहीं गलत, ये मुनासिब नहीं है। प्रोपोर्शनेट लेके चलना है हर साल। लेकिन एक बात थोड़ा सा मसला है कि ये 80% बिजनेस में यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली पूरा रेंटल माइनस नहीं करेंगे, इन द एंड एक फैक्टर लगाएंगे। वो तो इसी सवाल की वजह से लगेगा, वो जनरली नहीं लगा करेगा, वो 80% का फैक्टर है। लेकिन छोड़ें, इधर तो नहीं माइनस करना ना, इधर माइनस करना है। सवाल हम इधर कर रहे हैं, लेस लीज रेंटल। रेंट कितना है माय डियर, 3। इसको थोड़ा सा पूरा ले जाएं या सेट करके लेके जाएं, सेट करके लेके जाएं। 3 तो नहीं, 3000 होगा ना। इसको डिवाइड करें, 3 मिलियन ही बोलूंगा मैं, बोलूंगा 3 मिलियन ही, क्योंकि ऊपर प्रोविजन 1000 लिख दिया हुआ मैंने। 3 मिलियन अगर 10.5 मिलियन वाली का है, तो फर्ज करो अगर कोई 2.5 मिलियन वाली गाड़ी होती तो उसका रेंट कितना होता, उसका भी 80% माइनस करो, क्योंकि ये सारे बिजनेस में यूज नहीं हो रही। 570 57 तो ये हमने तरतीब से हट के लास्ट बुलेट की है, तो बाकी बुलेट इंशाल्लाह अब हम होल्ड कर रहे हैं। फ्रेश होके नमाज पढ़ के दुआ मांग के एक 50 स्पेसी रूम में तशरीफ ले आए, वरना यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा पार्ट बी के नाम से। आज नहीं, ऐसा करेंगे ना, अगले हफ्ते इस सवाल को किसी दिन ट्यूसडे को पूरा कर लेंगे। आज ही अपलोड हो जाएगा, आज ही अपलोड हो जाएगा। अगर आप घर 8 बजे जाते हो रात, तो उससे पहले इंशाल्लाह हो जाएगा। कितने लोग आएंगे वैसे? आएंगे माशाल्लाह, आ जाइएगा ना, इधर ही होते हैं। चले जाते हैं तो वो और मसले फिर। लेकिन ये खत्म करें आप न्यूमेरिकल्स। कितना टाइम है जिंदगी में, टाइम ही थोड़ा सा रह गया। कर लें थोड़े थोड़े मोबाइल इस्तेमाल, जरा मौका मिल जाता ना, बंदा फ्रेश हो जाता है अगली क्लास से पहले।